देखा है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आज पत्रकार दिवस पर जो है हमारे सभी पत्रकार मित्र और पत्रकारिता को जो पढ़ते हैं उन वाचक को भी और उन दर्शकों को भी और हमारे व्यूवर्स को भी हम पत्रकार दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जैसे भक्त के बगैर भगवान अधूरे हैं, वैसे जो है पत्रकार अधूरे हैं पत्रकार वाचकों के बगैर। जब तक हम वीडियो हमारा को लोग देखेंगे नहीं तब तक हमारे वीडियो कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए हम सब है जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको भी, जो पेपर पढ़ते हैं उनको भी, सभी को पत्रकार दिवस की शुभेच्छा देते हैं। और हमारे सत्य साहब तो हैं ही सबसे बड़े हमारे आधार स्तंभ पत्रकार के, उनको भी शुभेच्छा साथ में। सत्य जी, आज हम जो है एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। उसके पहले पत्रकार दिन का जिक्र आपने किया है जी। मराठी के आद्य पत्रकार जिनको बाल शास्त्री जांभेकर हम बोलते हैं जी, उनके दर्पण करके दैनिक का शुभारंभ आज हुआ था करके आज के दिन जो है वो पत्रकार दिन करके माना जाता है जी। सर, पत्रकारिता का प्रवास कैसे कैसे होता है ये सब हमारे सामने है। और आज पत्रकार दिन जब हम लोग ये कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका जो आद्य दैनिक था उसका नाम था दर्पण। दर्पण मतलब आईना, आईना मतलब मिरर। तो मेरे को लगता है कि अब ऐसा ये पत्रकार दिन का जो दिन है उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि पत्रकार उन्होंने इसलिए रखा कि समाज का दर्पण जी, समाज में जो भी हो रहा है उसका दर्पण। मगर अभी हालत ऐसे है कि पत्रकारों को ही दर्पण दिखाने के दिन आ गए हैं। और पत्रकार दिन के अवसर पर मैं चाहूँगा कि मैं पत्रकार को दर्पण दिखा सकता हूँ और उनको बहुत सारी सच्चाई मालूम होगी। मगर मैं आह्वान करूँगा, आप ही अपने आईने में देख लीजिए, अपने अंदर झांक लीजिए और पत्रकार दिन जो है वो सेलिब्रेट करते समय ये भी सोचिए कि जिस कारण पत्रकारिता शुरू हुई थी बाल शास्त्री जांभेकर जी, आज कहाँ पे हैं और अंतर्मुख होके बाद में उसमें आपके जीवन में अगर सब सही है तो ठीक है, नहीं है तो सही करने का प्रयास कीजिए। यही शुभकामनाएं रहेगी। धन्यवाद सत्य जी। तो अब हम जो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, आज हम चर्चा करेंगे सर एक विशेष विषय के ऊपर। हमने आज देखा कई जगह सुर्खियों में जो है दाऊद इब्राहिम का नाम आया है बड़े दिनों के बाद। दाऊद इब्राहिम का नाम लगभग ख़त्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो रिटायर हो गए हैं, पाकिस्तान में ये बैठे हैं तो सबको पता है। लेकिन आज देखा मैं दाऊद का नाम फिर से सुर्खियों में है। और सुर्खियाँ क्या थी आपने देखा ही होगा कि उन्होंने जो है दाऊद ने जो है दूसरी शादी की है। लगभग 68 ईयर्स का उम्र है उनका दाऊद का, और उसने जो है फिर से शादी की है और ये सुर्खियाँ बनी हुई है। तो सर दाऊद को हम एक सवाल पूछेंगे उसके ऊपर कि दाऊद जो है, दाऊद तो बन गया लेकिन जब लादेन मारा जा सकता है पाकिस्तान में तो अमेरिका ने दाऊद को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि सबको पता है कि दाऊद कहाँ पे है, किस हालत में है, किस पोजीशन पे है, उसका बिजनेस कहाँ पे है, किस तरह सबके साथ में इन्वॉल्व है। फिर भी अमेरिका उसको पता नहीं कर पा रही है या तो पता करना नहीं चाहती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आप क्या कहेंगे? इससे पहली बात है कि दाऊद के लिए जी दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। उसका तो जनान खाना रहा होगा। मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है तो महाराष्ट्र अपना बॉलीवुड इधर है ना जी, बॉलीवुड की कितनी अभिनेत्रियाँ दाऊद की सेवा के लिए जाती थी। दुबई जाती थी, बाद में पाकिस्तान भी जाती थी। तो उसकी सेवा के लिए तो कम से कम मेरे ख्याल से एक 25-50 अभिनेत्रियों ने उनकी सेवा दाऊद को दी होगी, कोई संख्या नहीं होगी। अभी शादी की ये बड़ी बात है। उल्टा मैं बोलूँगा कि भाई वो ऐसा रखेल करके भी रख सकता था और रखेल भी होंगे उसकी कितने, न जाने कितने होंगे। हाँ, बीच में मैंने जिक्र भी किया था कि उसका भाई अनीस है, उसकी रखेल थी वो ममता कुलकर्णी, उसका एक किसी पॉलिटिशियन के साथ संबंध था, वो तोड़ने के लिए अनीस ने निरोप भेजा था। बड़ी कहानी बताई थी मैंने। तो दाऊद के बारे में जो मालूमात कल आपने मुझे फ़ोन किया, बोले दाऊद इस विषय पर कल बोलने की मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने दाऊद के बारे में गूगल पे या अन्य मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियो भी है। दाऊद क्या है, दाऊद क्या करता था, दाऊद कैसा है, उसके जीवन का कैसे पिक्चर निकले, ये वो सब। तो उसमें से थोड़ा मैंने ट्रेलर देखे उसके,
तो सर एक ऐसा है कि पाकिस्तान की अर्थनीति जो है बहुत सारे देशों की, अफ़गानिस्तान की, जी जी पाकिस्तान की जो अर्थ नीति है सब पूरी, या अर्थ की पूरी व्यवस्था है, उसमें ड्रग का बहुत भाग है। ड्रग का इंटरनेशनल हब जी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसे कुछ देश हैं कि जहाँ पे देखो, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में ऐसे देश है जहाँ पे फिनेंशियल हब है, अर्थव्यवस्था में जो काला पैसा होता है, काला धन होता है, उसके है। मगर ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स जो है उनके हब है। सर ऐसा है कि दहशतवाद भी जब तक उनके घर में नहीं आता है तब तक अमेरिका कुछ नहीं करती, या तो करती भी है, कई बार आ तो चुका है, लेकिन उन्होंने शस्त्र और अस्त्र बेचने के लिए उनको जब मार्केट ज़रूरी होता है तो इंटरनेशनल आग भड़का देते हैं कि करो आप, और करो, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। ये सब जगह हो चुका है। तो अभी कैसे है ना कि दाऊद जो है वो पहले, बहुत पहले, मतलब जो वो शुरू में गोल्ड और इसके स्मगलिंग में था जी सर, वो अभी गोल्ड और ये स्मगलिंग जो है ना वो चिल्लर समझते हैं वो, क्योंकि गोल्ड में अगर उनको 100 रुपये मिलता है तो उसी 100 रुपये के बदले उतनी रिस्क के ऊपर अगर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, वो ड्रग का व्यवहार करते हैं, तो लाख रुपये मिलता है। कहाँ 100 रुपये, कहाँ लाख रुपये। तो अभी वो है, वो ड्रग के माफिया में है। और ऐसा है कि ये जो ड्रग माफिया है उसने सर बहुत सारे कंट्रीज़ कंट्रोल कर ली है। वहाँ की जो सरकारें हैं वो बनती है, बिगड़ती है, उसमें भी ड्रग माफिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये ड्रग माफिया है तो वो पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो काला धन लगता है उनको, उसमें वो जनरेट करता है। दूसरी बात ये है कि जब ये काला धन पैदा करते हैं और धार्मिक कट्टरतावाद उनमें होता है। दूसरी बात है ये सर, ये ड्रग लॉर्ड जिसको बोलते हैं या ड्रग माफिया, वो इंडिया में भी बहुत है, बहुत है। आप कहीं भी जाओ आपको कोई ना कोई तो उसका सुराग मिलेगा। मगर इनमें एक जो कट्टर धार्मिकता है उसकी वजह से बाकी ड्रग लॉर्ड जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं जी, या तो वॉर वगैरह वगैरह, इसमें रिस्क में वो अपना गैम्बलिंग करते हैं। मगर ये जो है वो धार्मिक कट्टरतावादी जो है जिनके थ्रू दहशतवादी पनपते हैं उनको देते हैं। अभी भी कश्मीर में भी जो दहशतवाद फैलता है वो पाकिस्तान फैला रहा है, हम बोलते हैं, पर पाकिस्तान को उसके लिए लगने वाला पैसा ये ड्रग लॉर्ड जो है वही देते हैं, ब्लैक मनी। हाँ, वो जो काला पैसा उनको लगता है वो वही देते हैं। तो ऐसा है कि सर अमेरिका ने अगर तय किया तो ये सीरिया, इजिप्ट वगैरह 8-10 अरब कंट्रीज़ में उन्होंने रिवॉल्यूशन लाई, पूरे सत्ता पलट कर दी, मार दिए ना। फिर भी वो अगर चाहते हैं तो वो ड्रग को ख़त्म कर सकते हैं। वो भी ड्रग लॉर्ड्स ख़त्म करना आसान है अमेरिका के लिए, मगर उन्होंने कभी ड्रग लॉर्ड्स को ख़त्म नहीं किया। अमेरिका सबसे बड़ा केंद्र है सर आज भी ड्रग्स का। मैं आपको बोला कि पूरी अमेरिका झूमती रहती है, वो अभी दारू के ऊपर नहीं झूमती है, वो ड्रग्स के ऊपर झूमती है। और एक मर्यादा के परे जाके वो रोकते नहीं हैं, क्योंकि उनको दो है, एक तो ये पैरेलल इकोनॉमी जो है वो ड्रग बेस्ड है, तो वो ख़त्म करने के लिए जाएंगे तो उनकी जो ऑफिशियल वाइट इकोनॉमी है उसको भी धक्का पहुंचता है, इसलिए वो ज़्यादा मस्ती नहीं करते हैं। दूसरी एक बात ऐसी है कि सर ऐसा है कि ये सत्ताधारी लोग जो रहते हैं ना वो कभी कभी सोचते हैं, बोलते हैं नहीं, और वो चाहते हैं कि ये जो अपने ही भी लोग हैं वो ड्रग्स में, दारू में, अफीम में, गांजा में, गुटखा में, इसमें डूबे रहे। क्योंकि जब तक वो ड्रग्स में, इसमें, उसमें डूबे रहते हैं तब तक उनकी जो प्रतिकार शक्ति है, विरोध की भावना है, सरकार के प्रति असंतोष है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जी, वो दबी रहती है। माओ से तुमने बोला था धर्म एक अफवाह है, ऐसा अफीम है, ऐसा बोला था वो। अभी हम तो बार बार देख रहे हैं उसका ये मिल रहा है। मगर ये भी है कि सर भारत में जी, आपको ताज्जुब होगा कि ये अफ़ीम और ये है, ये अभी अभी गांजा अफ़ीम के बारे में हमारा
दृष्टिकोण थोड़ा सा बदला है और अभी इसके सबके ऊपर बैन है, कार्रवाई तेज हुई है तो कार्रवाई तेज हुई है, ये करते हैं। मगर मेरे पिताजी जो करीबन 90 साल के हुए और फिर उनका देहांत हो गया, तो वो मुझे बोलते थे कि बचपन में वो बोले भाई और बहनें बहुत होती थी उस ज़माने में, तो बोले हम सब मिलके 7 भाई और 2 बहनें थी और हर साल उनकी माँ को हर साल 2 साल में बच्चा होता ही था तो लाइन लग जाती थी। तो बोले इतने बल्ले चिल्लाना शुरू करें, वो बोले आपको 1 या 2 बच्चे हैं तो भी आपको वो चिल्लाना सहन नहीं होता है। 7-7 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे। मेरे पिताजी को 9 काका थे। अभी क्या बोले, तो वो बोले इतने बच्चे शोरगुल करते थे तो माएँ क्या करती थी, बोले हमारी भी माँ करती थी कि वो थोड़ा सा अफीम का इतना छोटा छोटा गोली आता था और कहीं भी हमें जैसे चॉकलेट टॉफ़ी मिलता है इसी प्रकार से वो सब जगह मिलता था, तो वो लाके हमको देती थी। हर एक को एक एक गोली दे दी, नाश्ता किया, गोली दी, सब अपन धूम में पड़े रहते थे। स्कूल में जाने वाले को खाली भेज देते थे स्कूल में। तो ये अफीम गांजा, ये चरस सर सिंहस्थ जब होता है नासिक में या उधर भी आप उत्तर भारत में, तब सब गवर्नमेंट उनको ड्रग्स प्रोवाइड करती है, मालूम है आपको? है मालूम? नहीं सर, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे या अलाउ नहीं करेंगे तो दंगे होंगे, और ऐसे दंगे होंगे कि दुनिया ने कभी देखे नहीं। साधु लोग, जो साधु लोग आते हैं, ये आते हैं, उनमें से 99% तो गांजा लेते हैं, गांजा लेते हैं, अफीम लेते हैं, चरस लेते हैं, जो उनके देशी, सब देशी और विदेशी, दारू देशी और विदेशी रहती है, वैसे ड्रग्स में भी देशी और विदेशी रहते हैं। वो फॉरेन के जो ड्रग्स आते हैं वो लेने वाली अलग जमात है। तो सर मैंने एक बार सिंहस्थ में वहाँ के कलेक्टर को पूछा था, बोले ये तो सब यहाँ पे दिख रहा है, वो बोले हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, उनको अलाउड करना पड़ता है उसका आना जाना। वो बोले एक शाम को अगर 2 घंटा लेट हो गया इनको मिलने में तो वो पूरा नासिक को जला के रखेंगे। सर तो दाऊद की तरफ आते हैं। हाँ, तो दाऊद की सर, दाऊद की और मैं बात करूँगा थोड़ा सा। दाऊद के बिजनेस की बात करें सर, इसके पहले उसने प्रॉपर्टी में काफ़ी उसने डीलिंग की है, खासकर भारत में वाया, और इसमें कई पॉलिटिशियन के भी नाम आए हैं। अभी देखो नवाब मलिक अभी भी वो अंदर है इस मामले में, दाऊद के मामले। ये कहाँ तक किस तरह से सर इस कारोबार किया उसने? जैसे काल का परिवर्तन होता गया, वैसे जैसे मैंने बोला कि पहले गोल्ड में करते थे स्मगलिंग, अभी गोल्ड में ये बड़े लोग जो है वो इतने हद तक नहीं है, अभी वो ड्रग्स में है। वैसे एक ज़माने में ये दाऊद वगैरह सोचते थे कि भाई ये पैसा रखेंगे कहाँ, और उस समय सर ये शेल कंपनी जो है छोटे छोटे देशों में, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, यूरोप में भी है कुछ, तो वो नहीं थी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास जो पैसा आता था अनाप शनाप, वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, तो काला धन उस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत था, आज भी है जी, फिल्म लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन। आपने बिल्डिंग की बात की, बिल्डर की, मगर सर उस ज़माने में तो कई साल तक फिल्में जो बनती थी 90 और दाऊद के 90 दशक में, और बहुत सारे 30 बरस तक जो फिल्में बनी दाऊद के पैसे से। और भी ये दाऊद अकेला ही डॉन थोड़ा था, और भी बहुत डॉन थे, उनका पैसा उसमें लगता था। इतना ही नहीं, कौन से पिक्चर में कौन हीरो रहेगा, वो डिसाइड करते थे, को हीरोइन रहेगी, कौन म्यूजिशियन। सर मर्डर हुआ है, गुलशन कुमार का। हाँ, सो मर्डर भी हुआ है। तो गुलशन कुमार की केस में ऐसा है कि वो नदीम श्रवण में से जो नदीम था उसका पर्सनल उनका राइवलरी था, उसमें गैंगस्टर नहीं थे, उसने खुद वो मैनेज किया था। मगर ये बात सही है कि मर्डर भी बहुत सारे होते थे, धमकियाँ मिलती थी, और वो डिसाइड करते थे कौन संगीत भी देगा, ये करेगा हीरोइन को। तो वो बाद में ऐसा हो गया कि फिल्मों में से वो विड्रॉ होते गए, क्योंकि फिल्में उतनी प्रॉफिट नहीं दे रही थी। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में भी मंदी आ गई, तो वहाँ भी वो इन्वेस्ट करना उन्होंने कम कर दिया। अभी ये लैटिन अमेरिका और ये जो शेल कंपनी है, वहाँ जब पैसा डालते हैं तो ब्लैक वाइट का मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये है वो अच्छी तरह से उनका चला लेते हैं वहाँ पे। और पॉलिटिशियन और ये ड्रग लॉर्ड्स जो हैं या जो डॉन लोग हैं ना, उनका संबंध अभी थोड़ा बदली हो गया है।
अभी बड़े डॉन जो हैं दाऊद जैसे, सर ये इन लोगों को चिल्लर समझते हैं। अभी पॉलिटिशियन को, अभी के जो पॉलिटिशियन हैं सभी, ऊपर से लेके नीचे, नाम नहीं लेंगे हम किसी का, सबको चिल्लर समझते हैं। बोलते हैं ये क्या अरबों में खेलते हैं, मतलब हमारे एक 8-15 दिन का जितना ये होता है इतना इनका साल का होता है जी। इनको क्या। और ऐसा है कि गांव-गांव में, गली-गली में डॉन है अभी। भाई, हाँ, भाई है, दादा है, अन्ना है, तात्या है, मामा है, साहब है। साहब 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 बोर्ड दिखता है, उसमें आधे तो इलीगल और इमोरल काम करते हैं। साहब नाम के जो बोर्ड लगते हैं गली गली में, नगर सेवक साहब, ये साहब, वो साहब, नेता, उनमें तो कैसे है ना कि अभी डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं ना जी, वो गैंगस्टर्स का भी हो चुका है। अभी दाऊद के बारे में दूसरी एक खबर ऐसी भी आई है कि सर ना उसका एक ही फ़ोटो अवेलेबल है जो हम ज़िंदगी भर देखते आए। चश्मा लगा के, वो चश्मा लगा के क्रिकेट केस में बैठा है शारजाह में। और उस समय का उसका एज किसी ने मुझे बोला कि 28 था, 28 या 30 ऐसा कुछ था। सर अभी वो 68 के साल का है ना, 38 साल में वो कितना बदली हो गया होगा। वो दाऊद अभी वो दिखता नहीं है जी। मगर ये खासियत है कि 38 साल में उसका एक भी फ़ोटो नहीं मिला किसी को। ताजुब वाली बात है सर। भाई हम देखते हैं कि अमेरिका के जो ये हैं वो तुम्हारा ये किधर बैठा टॉप है, के गैंगस्टर, हाँ, लादेन के कौन कितने किधर फोटो बैठा है, आए, लादेन के वीडियो भी आए कितने। लादेन क्या है, कौन से बिल में जाके छुपा है। वो सद्दाम हुसैन को मारा ना, जी। वो अंदर था, हाँ, अंडरग्राउंड उसको भी पकड़ के एक एक नेता उड़ा दे ना वो, जी। तो उनको भी दाऊद का फ़ोटो नहीं। अमेरिका ने अभी तक अगर फ़ोटो होता तो रिलीज़ किया होता कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। सर एक भी फ़ोटो लिए बगैर 38 साल जीना मामूली बात नहीं है। ऐसा क्या करिश्मा है उसका। तो ये आज की तारीख में इतना मोबाइल में डिजिटल फोटो ये सब कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है ना सर। सीसीटीवी है, वहाँ कहीं तो जाता होगा, सीसीटीवी भी निकल सकता है। सीसीटीवी वो जाएगा नहीं वो सर, उसको डर है। बाग दूसरे गैंगस्टर जो है वो मार सकते हैं जी। अभी मेरे मालूमात में ऐसे है कि मुंबई में 2 गैंगस्टर बड़े ऐसे हैं कि सालों से अंदर है। अंदर क्या और बाहर क्या, उनको वहाँ भी वो सब सुविधाएं जो अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद उनका ये मर्डर पक्का है करके वो अंदर बैठे हैं। दाऊद का भी ऐसा ही है कि उसके अपोजिट वाले गैंगस्टर जो है वो कब बाहर आता है, कहाँ दिखता है, इसके यहाँ ही देख रहे हैं, वो मार सकते हैं जी। उसके बारे में और एक न्यूज़ ऐसी आई है कि उसको हेवी डायबिटीज़ है सर, और इतना डायबिटीज़ है कि अभी हाल ही में उसकी पाँव में गैंग्रीन हो गया था। डायबिटीज़ पेशेंट को होता है हमेशा, वो गैंग्रीन हो गया था, 2 उंगलियां उसकी काटनी पड़ी पैर की। और वो जो आप दाऊद ऐसा बैठा एक ही देख रहे हैं ना, वो अभी काठी लेके चलता है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। और उनके कुछ लोगों को अभी पकड़ा मुंबई पुलिस ने, तुम्हारे NIA वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला कि अभी दाऊद ऐसा नहीं दिखता है, वो बिल्कुल अलग दिखता है, बूढ़ा हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि उसकी 2 उंगलियां कटने के कारण वो काठी का सहारा लेके चलता है। ये भी न्यूज़ अभी आई है। मेरे को लगता है कि माफिया का भी खात्मा होता जाता है, उनका बिजनेस डाउन, जैसे बड़े उद्योगपति छोटे होते हैं। अभी दाऊद जो है ना वो एक हकीकत बन के रह गया है, मतलब लीजेंड बन के रह गया है उनके क्षेत्र की। अभी वो इतना एक्टिव भी नहीं है बोलते हैं। उसका भाई अनीस वगैरह जो लोग हैं वो थोड़े एक्टिव हैं, मगर कैसे ना कि अभी गवर्नमेंट ही माफिया बन गई है कई जगह। जो माफिया लीडर थे ना पहले, वो क्या करते कि गवर्नमेंट के लोगों को ये रिश्वत देते थे। अभी अपने यहाँ जैसे नगर सेवक जी। सर, पहले गली का गुंडा जो था वो नगर सेवक को पैसा देता था, सब जगह, थाना ही नहीं, सब जगह। बाद में उसने सोचा इसको मैं क्यों पैसा दूँ, उल्टा अच्छा है इसको पैसा देने के बजाय उतना पैसा मैं खर्चा करूँ, नगर सेवक बन जाओ तो और भी पैसा मुझे मिलेगा। तो अभी नगर सेवकों को पैसा देना 50, 60, 70% तक गुंडों ने बंद किया, और गुंडों खुद ही नगर सेवक बन गए। वैसा है कि कई गवर्नमेंट्स हैं ऐसी दुनिया में, कम से कम अभी इतने देश हैं तो उसमें कम से कम एक 25-50 गवर्नमेंट ऐसी है कि जो खुद माफिया ही चलाती है। माफिया के लोग ही उसके प्रमुख है, हुकुमशाह है, तानाशाह है वहाँ पे, और वो सर वो ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी वो इसके लिए यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के प्लेन यूज़ करते हैं, और ये सब ऑफिशियली अनऑफिशियल चीज़ें करते हैं। तो दाऊद जैसे लोगों का महत्व भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
सर दाऊद के बारे में बात करें तो दाऊद को दाऊद बनाया किसने, क्या लगता है आपको? भारत ने ज़्यादा उसको प्राइवेट किया? मुंबई पुलिस ने बनाया, मुंबई पुलिस ने मुंबई की तब की जो मुंबई की पुलिस, उस समय नेताओं ने नहीं सपोर्ट किया। हाँ नेताओं ने भी अगर किया। सपोर्ट करते तो दुबई तो नहीं जा सकते थे। नहीं सर, देखो मल्य भी भाग गए, हाँ वो तुम्हारे कितने अभी उद्योगपति भाग गए, जी, किसने रोका उनको? रोका? आराम से गए ना, मोदी से लेके सब जाके बैठे हैं ना उधर। भाई मल्ल्या तो राज्यसभा का बाकायदा अपने नाम से टिकट देके पासपोर्ट दिखा, रेड पासपोर्ट बनाया फिर। नहीं कुछ झूठ का नहीं था, सच था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उसके पास था, वो खासदार था ना, वो गया ना उधर। कितने गए भाई? नदीम गया अभी 30 साल होते को आए, उसको पकड़े नहीं, उसको पकड़ नहीं सके, ला नहीं सके, लंदन में बैठा भाई। वो तुम्हारे मुंडे साहब तो बोले थे कि दाऊदला में फरफटत आणो, अगर पकड़ के खींचे वो हिलाएंगे, फिर उसका नाखून तक नहीं दिखाई पाए वो। तो कैसे है ना कि नाम मत लेना फिर से, महाराष्ट्र के कुछ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इनके ऊपर भी बार बार आरोप हुए हैं कि भाई वो भी दाऊद के खासम खास है, और मॉन्सफोर्ड तक उनका संबंध लगाया गया था। वो पॉलिटिक्स बाजू में रखो, अब ये है कि मेरे ख्याल से अभी जी दाऊद का भारत के किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उसको छुपा के रखा है, क्योंकि उसका ड्रग का जो पैसा आता है वो उनको चाहिए, और ऐसे कि भारत के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती है उसमें धर्मांधता के साथ साथ पैसे की ज़रूरत जो है वो पूरी करता है। तो वो पाकिस्तानी एजेंट है अभी, वो भी कोई मालिक नहीं है अभी जी, वो भी गुलाम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। और कैसे है ना कि इन अमेरिका को आसान था लादेन को उड़ाना, हम एक सर्जिकल स्ट्राइक 4 किलोमीटर अंदर जाके किए तो भी उसका इंटरनेशनल रिपरकेशन हुआ, सब देशों ने हमारा बहिष्कार तक आ गए थे। तो अपने को वहाँ जाके उसको मारना इतना आसान नहीं है। मालूम है इनको भी, अपने गवर्नमेंट को मालूम है कौन से गली में कौन से बंगले में रहता है, वो सब मालूम है, मगर ऐसा यहाँ से स्ट्राइक करके वो मार नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, कल पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा कि भले ये 2 लोग हैं कि जो हमको चाहिए, और बोलेंगे हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो तुम जहाँ हो वहाँ रहो, हमको उपद्रव मत करो, इतना ही उसको मैसेज देते हैं। और ये सब सर दाऊद हो, राजन हो, अभी राजन विजन है ना, राजन भारत में क्यों आया? उसको पकड़ने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने खुद को पकड़वा के लिया। अभी जो सरेंडर होके आ रहे हैं ना, वो बीमार है सर सब वो बूढ़े हो चुके हैं, थक हो चुके हैं, उनका डॉनपन गया हुआ है, वो भारत में आके जेल में रह के हॉस्पिटल में ही रहते हैं जी, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं। क्या दाऊद ऐसा नहीं कर सकता सर फ्यूचर में, आपको लगता है? वो भी सरेंडर होके अपना, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वही तो कर रहा है उसको। पाकिस्तान उसका हॉस्पिटल जिस ऑपरेशन हुआ पैर के उंगलियों का, सर वो ISI के हॉस्पिटल में हुआ। किसके? ISI के हॉस्पिटल में, मतलब ओपनली मालूम है सबको। तो ऐसा है कि अभी दाऊद ये ख़त्म हुई स्टोरी है मेरे ख्याल से जी। अभी दाऊद की शादी दूसरी, भाई उसको तो 40 करने की ये है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, मगर दाऊद के बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं है करके मीडिया वालों ने भी उसको बड़ा बना के दिया, दूसरी शादी। फिर वो उधर शॉपिंग करने जाती है, बड़ा शॉपिंग करती है, वो बात करती है। एक बार उसने हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और किसी एजेंट से बात की कि मेरे से बात करो, उसको महजमीन या ऐसा क्या नाम है वगैरह वगैरह। तो अभी दाऊद के बारे में कुछ न्यूज़ है ही नहीं, और अभी उसके मरने की न्यूज़ आएगी, और वो मारा नहीं जाएगा, या तो उसको ये नहीं, वो बीमारी से बुढ़ापे से मरेगा। लोग डिक्लेयर करें तो बड़ी बात है। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर? पाकिस्तान में बड़े बड़े लाखों लोगों के जनाजे मतलब इस प्रकार से निकालते हैं ना, वो उनके जो दहशतवादी है वो मरते हैं जी। तो सर लाख लोग उसमें शरीक होते हैं। तो दाऊद का तो ये निकालेंगे वो, और उनके लिए भी आसान है ना कि भाई भारत बोलता नहीं रहेगा ना कि तुम्हारे पास है तुम्हारे पास है, देखो वो मर गया, अभी वो मामला ख़त्म, चलो ऐसा। तो दाऊद अभी कोई डॉन भी रहा नहीं है, दाऊद एक अब उसकी दहशत भी शायद अब नहीं रहा, घोस्ट है, भूत है अभी वो भूत है। अभी उसका भूतनाथ का प्रेतनाथ में रूपांतर होना कुछ महीनों की या सालों की बात है, हो जाएगा, मगर वो अभी ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए डेड बॉडी।
ओके। उसको कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं। मगर अपने को भारत में कैसा है ना कि सेंसेशन के लिए मीडिया को कुछ चाहिए होता है, इसके लिए वो उसका सेंसेशन बना रहे। मैं उसको सोचता हूँ कि कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं, और पाकिस्तान सरकार जब तक चाहती है उसको ज़िंदा रखेंगे। एक दिन वो ऐसे ही डिक्लेयर कर देंगे मार के कि भाई वो उसका कैंसर से डेथ होगा, इसका डेथ हो गया, ख़त्म हुआ मामला है वो। सर आपने एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने 50 साल में पत्रकारिता के अंदर में दाऊद के ऊपर कितनी स्टोरियाँ की होंगी उस समय? सर दाऊद के ऊपर जितनी भी स्टोरियाँ की मैंने वो सब क्या बोलते हैं बोरोड, उधार होता है। वैसे अंग्रेजी पेपर उस समय क्या है ना, मराठी आदमी अंग्रेजी पेपर पढ़ता नहीं था, और मैं अंग्रेजी पेपर पढ़ के उसका मराठी में लाने में चतुर था जी। तो इंग्लिश में जो आता था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, इंग्लिश में आता था, और उसमें मिड डे में वो तुम्हारा डे जो मारा गया इसमें जे तो वो लोग जो क्राइम स्टोरी बनाते थे वो उसका हम मराठी रूपांतर करके ऐसा दिखाते थे कि जैसे रात को दाऊद को मिल के आए या कराची में जाके आए, मगर वो सच नहीं था। इंग्लिश का पूरा ये रूपांतर करते थे। तो मैंने स्टोरीज जितनी भी बनाई सब वो अंग्रेजी इसके आधार पर बनाई। जी धन्यवाद तख्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे दाऊद इब्राहिम के ऊपर कि जो है उसने दूसरी शादी की है, क्योंकि वो शायद सुर्खियाँ बनी हुई थी, और हम पूरा इसके ऊपर एनालिसिस किए, और तख्ते जी ने अपने 50 साल के अनुभव का भी उसमें परिचय देते हुए बताया कि दाऊद इब्राहिम का जो दहशत था अब वो पूरी तरह से शांत हो गया है, अब उसको डेथ डिक्लेयर होना ही बाकी है। तो और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।